सभी लोगों को नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग 18/2/2019 शिफ्ट 1 में जो एसएससी जीडी में पेपर हुआ था उसमें मैथ जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं पहला सवाल क्या है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार का व्यास कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है। तो हमें पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। क्या होता है बेटा, 2 पाई RH। तो आप इसी में रख दीजिए, जबकि दिया गया 110, तो 110 बराबर 2 पाई RH है ना। तो अब बस इसमें रख दीजिए। अब यहाँ पर 110 बराबर 2 गुणते 22/7 और R की वैल्यू यहाँ पर पता करना है तो R लिख देंगे और H की वैल्यू दी गई है कितनी, 5। भाई इसको हल कर लीजिए। जब आप हल करोगे इसको तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको जितना हल करोगे तो 22 पंचे 110 होता है, तो 22 पंचे 110 से खत्म हो जाएगा। तो R की वैल्यू यहाँ निकल आएगी 3.5। कितना निकल आएगी, 3.5। और ये पूछ रहा है व्यास कितना है ना बेटा। तो बस इसका दुगना कर दीजिए, तो 3.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 7। यही आपका क्या आ जाएगा, व्यास बेटा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल में, देखते हैं। देखिए चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। सवाल है, नीचे दी गई तालिका 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, ठीक है। 5 विषय 4 छात्र है। सवाल दे यहाँ पर S5 तथा S2 विषयों के लिए प्रति छात्र औसत अंकों में क्या अंतर है। आपको करना क्या है, S5 पे देख लीजिए कितने अंक हैं, ये हैं, और S2 के अंक कितने हैं, ये हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये विषय है। S5 में अंक यहाँ पर देखो कितने छात्रों को अलग अलग मिले हैं और S2 में कितने छात्रों को अलग अलग में, P1 P2 P3 इस तरीके 4 छात्र हैं, P1 P2 P3। और जो विषय है वो S1 S2 S3 इस तरीके से। तो इनके क्या ज्ञात करना है कि S5 तथा S2 विषयों के लिए प्रति छात्र औसत अंकों में क्या अंतर है। जब अंतर ज्ञात करना है तो इनको आपको जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़िए 85 70 66 262। तो जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 283। क्या आएगा बेटा, 283। जब इनको आपको जोड़ेंगे 62 52 72 37, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 223। क्या आएगा, 223। इनको क्या कर देना है, घटा देना है। तो घटाने पर 60 आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर कितने छात्र हैं, 4। तो 4 ही का भाग दे दीजिए, 4 का भाग दे देंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं तीसरे सवाल में। सवाल है, मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। तो आपको 3 रुपए प्रति अंडे खरीदना है और 35 अंडे का वो करना है। तो 35 अंडे क्या है, तो क्या करना है, जब 3 रुपए के हिसाब से 35 अंडे खरीदोगे तो कितना बनेगा जाके, तो 35 से गुणा 3 में कर देंगे तो 105 बन जाएगा। ये आएगा CP, ठीक है ना। अब 5 के हिसाब से उसे बेच रहे हो तो 5 गुणा 35 में कर देंगे। तो 5 गुणा 35 में करेंगे बेटा तो ये आप जाएगा 35, तो 5 5 25 5 15 17 175 रुपए बने। तो SP आ गया, ये है ना बेटा। तो CP तुमने 105 किया और SP कर दिया 175। इसका मतलब खरीदा 105 में, बेचा 175 में। तो यहाँ पर फायदा कितने का आप देख सकते हैं, फायदा 70 रुपए का। जो प्रॉफिट होगा 70 रुपए का होगा, ठीक है ना। अब 70 किस में करेंगे, 105 में। और 70 105 में अगर देखो तो आपको क्या आएगा, 2/3 आएगा। क्या आएगा, 2/3। और 2/3 कौन सा हिस्सा होता है परसेंटेज में, 66 सही 2/3। इसको बोलते हैं 66.66%, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो इस तरीके कर सकते हैं। और अगर इस तरीके ना भी कर सको तो 2/3 का गुणा 100 में कर देंगे, तब भी आपका आंसर यही आ जाएगा। 200 में 3 का भाग देंगे तब भी यही आ जाएगा, 66.66, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। सवाल है, एक दिन में 2 घंटे कार्य करके P एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 5 घंटे कार्य करके Q समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 3 घंटे कार्य करके P तथा Q दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपको जब भी ऐसा सवाल मिल जाए तो आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर कितने दिन का यहाँ पर पूछ रहा है। तो कितने दिन का पूछ रहा है, 3 घंटे की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें जब यहाँ पर, तो अब बात करते हैं P की, तो P 2 घंटे कार्य करके कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो हमें क्या करना है, 3 घंटे अगर वो रोज काम करेगा तो कितने घंटे, कितना दिन लगाएगा, तो ये निकाल लेंगे। तो ये निकलेगा 20/3 दिन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। 2 की जब क्षमता करेगा तो 10 दिन में होता है, 3 की क्षमता से करेगा तो 20/3 दिन में। इसी तरीके Q का भी आप निकाल लीजिए। तो Q का देखिए, Q जो है 5 घंटे कार्य करता है डेली, है ना बेटा। और कितना दिन लेता है वो, 6 दिन। तो अगर 3 दिन लेता ये 3 दिन तो कितना समय लगता,
तो यहाँ पर कर देंगे 5 छक्का 30 और 3 का भाग दे देंगे 30 में, 10 आएगा, तो 10 दिन इसको लगेंगे। तो ये मालूम हो गया कि इस चीज को याद रखना कि ये और ये, तो जो P है वो 20/3 दिन में करेगा पूरा, है ना, जब 3 घंटे रोज करेगा, और Q 10 दिन में करेगा। अब दोनों क्या लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा 20। तो अब देखिए इसकी क्षमता, अगर P की क्षमता देखेंगे तो हम इसका भाग देंगे 20 का, तो यहाँ आ जाएगा 3 क्षमता हो जाएगी। कितनी क्षमता आ जाएगी, 3 क्षमता आ जाएगी। और Q का जब यहाँ पर करेंगे 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये क्या करेंगे, 3 और 2 क्या होगा, 5, दोनों की 5 की क्षमता हो जाएगी, ठीक है ना। बस 5 का भाग इसमें दे दीजिए, तो 5 का भाग देंगे तो 4 दिन। आपका आंसर नंबर देख लीजिए 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। सवाल है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक होते, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। कितना सिंपल सवाल है, अधिकतम अंक क्या है, इसका मतलब वो पूछा है पूर्णांक क्या है, ठीक है ना। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल मिल जाए तो परसेंटेज, अब कितने यहाँ पर मिल रहे थे, 24%, एक को मिले 24%। जब 24% इसको मिल गए तो कितने अंकों से, यहाँ पर देखिए 56 अंक से अनुत्तीर्ण रह जाता है। जब 24% अंक मिले तो यहाँ पर 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर 56 अंक इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, नहीं पास हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स। क्या आ जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसी तरीके से अगर दूसरी वैल्यू को देखें तो यदि उसको 60% अंक मिलते हैं, तो अगर दूसरी वैल्यू में देखें तो अगर उसको 60% अंक मिल गए तो क्या हो गया, 70 अधिक अंक होते, अंक कितने हो गए, 70 अधिक हो गए। तो फिर भी तुम्हें इसके बराबर करना है मिनिमम पासिंग मार्क्स के, तो इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, 70 घटा देंगे, फिर वही पर दोनों क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन को हल कर लीजिए बस। तो परसेंटेज एक तरफ, अंक एक तरफ कर लीजिए। तो परसेंटेज एक तरफ करेंगे तो 24 में 60, देखिए 60 में 24 घटा दीजिए, तो 60 में 24 घटाएंगे 36 आ जाएगा, तो 36%। और इसमें से देखिए ये जब इधर भेजिए 70 इधर भेज दीजिए, तो 70 और 50 जो बोलेंगे 126 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 126। तो 36% बराबर 126 मालूम हो जाएगा। जब 36% बराबर 126 के, तो बस आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। यही पूछा है उसने कि क्या पूछा है कि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितना है, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 126/36 गुणते 100। इसको आप हल करेंगे तो 4 से काटेंगे, ऊपर आएगा 25 और नीचे आएगा 4 9, है ना। तो 9 से इसको काटेंगे, 9 1 कम 9, और यहाँ पर जो बनेगा जाके 3 9 4 को 36, ठीक है ना। तो यहाँ पर और 14 5 70 और 14 3 यहाँ पर आ जाएगा, या 14 दूनी 28, 28 और 7 जब जोड़ेंगे, 28 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 35। तो 350 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल में। देखिए चलते हैं 6वें नंबर सवाल पे। सवाल है, दिए गए डेटा की माध्यिका क्या है। तो कितना सिंपल सवाल है, माध्यिका क्या है। आपको पता होगा जब भी आपको माध्यिका आंकड़ों का दिया हो तो आपको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है, आरोही क्रम में। तो पहले क्या आएगा, देखिए पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 कितने बार है, 3 बार, 2 बार है 3, तो 3 3 लिख दीजिए। अब क्या होगा, 4 आएगा, फिर 4 है नहीं है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना, 6 आएगा। अब फिर क्या आएगा, 7 आएगा। आप देख सकते हैं हमने ये लगा दिया इस तरीके से। तो आप ये माध्यिका जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में इनको लगा देना है, ठीक है ना। तो अगर ये कैसे हो, विषम सीरीज हो, तो विषम सीरीज का मतलब जब भी विषम सीरीज हो तो बीच वाला ही माध्यिका आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर सम सीरीज, जैसे ये सीरीज सम है, कैसे है, 8 संख्याएं हैं, 4 ये और 4 ये, तो सम सीरीज हो तो तुम्हें क्या करना है कि प्रथम जब 2 भाग बढ़ जाएगा ना, इसमें जब आधा आधा करेंगे तो 4 इधर 4 इधर, तो प्रथम जो अर्धांश होगा, प्रथम अर्धांश का आखिरी, ठीक है, और सेकेंड अर्धांश जो दूसरी अर्धांश होगा उसका प्रथम अंक ले लेंगे। समझ में आ रहा है, ये 3 और 4, और इसको उठाइए और जोड़ दीजिए, तो 3 4 7 और उसको आधा कर दीजिए, क्या आएगा, 3.5। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 7वें नंबर सवाल पे। लिखा है, एफ अकेला एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है तथा जी अकेला समान कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। एफ तथा जी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। इस तरीके से सवाल आ जाएगा तो क्या करना है कि एफ यहाँ पर है, कितने दिन में कर लेता है, 24 दिन में। फिर आता है जी कितने दिन में कर लेता है, जी आपका क्लियर है 32 दिन में। तो हम ऐसा कोई वैल्यू ले लेंगे जो यहाँ पर 32 और 24 से कट जाए,
तो हम क्या कर लेंगे 96 ले लेंगे, इनका लासा ले लेंगे 96, ये क्या मान लेंगे 96 काम, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझे तो एफ जो है 24 दिन में 96 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 4 काम करता होगा। इस तरीके जी जो है 32 दिन में 96 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता है। अब जाता कौन है छोड़कर पहले, तो कौन जो जाता है छोड़कर, जी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, याद रखना 3 दिन पहले। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पहले जाता है या बाद में जाता है, तो पहले जाता है, तो जो काम छोड़कर जाए उसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। और उससे पूछेंगे कितने दिन पहले जा रहे हो, तो वो तुमसे खुद ही बताएगा कि भाई साहब मैं 8 दिन पहले छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस क्या करना है, उसी 8 का गुणा आपको करना है इसमें, उसकी क्षमता में। तो 8 का गुणा जब क्षमता में करेंगे तो 8 त्रिके 24, इसका मतलब वो 24 काम छोड़कर जा रहा होगा, याद रहेगा। इसी 24 को उठाइए और कुल कार्य में जोड़ दीजिए, तो 24 जोड़ देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 120, इसका मतलब काम कितना हो गया 120। अब 120 इनकी क्षमता को जोड़िए, कितने आ जाएगा 7, 7 का भाग दीजिए, तो 120 में 7 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर समझिए, क्लियर कर सकते हो, है ना। 120/7 आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कहीं पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं 8वें नंबर सवाल पे। सवाल है विद्यार्थियों की औसत आयु ए तथा अध्यापकों की औसत आयु बी है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है, तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों की औसत आयु क्या है। तो कितना सिंपल सवाल है, आपको देखना है कि विद्यार्थियों की संख्या जो है अध्यापकों की संख्या के 45 गुना है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक के बाद स्टूडेंट लिख देना है, एक तरफ टीचर लिख देना है। तो यहाँ पर टीचर हो जाएगा x और ये हो जाएगा 45। तो आप x का उपयोग ना करिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए, यहाँ पर 45, तो ये अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर 45:1, याद रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर औसत आयु क्या है b यहाँ दी गई है, और इसकी औसत आयु कितनी दी गई है, यहाँ पर औसत आयु विद्यार्थियों की a दी गई है। तो इसमें क्या करना है, आपको औसत आयु को गुणा कर देना है। तो विद्यार्थियों की जगह यहाँ पर a का गुणा कर देना है, और टीचर का औसत आयु कितना है यहाँ पर b, तो b का गुणा यहाँ पर कर देना है। तो ये इनका योग क्या जब करेंगे तो ये हो जाएगा 45a + b, और भाग दे देना है, किसका भाग देना है, कुल संख्या, कुल संख्या 45 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो 45a + b/46, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक। देखिए चलते हैं 9वें नंबर सवाल पे। लिखा है एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले यहाँ पर समान घन बनाए जाते हैं तो समान घनों की संख्या कितनी है। कितना सिंपल सवाल है, आपको करना क्या है कि यहाँ पर घनाभ का आयतन लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 × 16 × 12, ये घनाभ का आयतन है, ये घन के आयतन के बराबर हो जाएगा, मतलब घन के आयतन गुणते n, n की पूछ रहा है संख्या, तो यहाँ लिख देंगे 4 × 4 × 4 × n। बस इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे हल करेंगे, तो 4 से काटेंगे इसको 5 बार, 4 से काटेंगे इसको 4 बार, और 4 से काटेंगे इसको 3 बार, तो 4 × 5 = 20 और 20 × 3 = 60, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 10वें नंबर सवाल पे। लिखा है 75/25 का 4/3 - 1/2 + 1/6। तो आपको इसको हल करना है, तो आपको पता होगा ये बोर्डमस का सवाल है, कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप कोष्ठ के अंदर जो है उसको हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आएगा, 10 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस, और यहाँ 6 कम 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 8 और 1 9, 9 में 3 गया 6, तो यहाँ पर 6/6 मतलब 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा 1 बन गया, समझ में आ गया। तो बस ये तो क्या हुआ 1 बन गया, और यहाँ का है का, तो 1 का किसी में गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। अब आ गया ये बचा, तो 25 में सीधे 25 का भाग 75 में देंगे, तो आंसर नंबर देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 25 में 25 का भाग 75 में देंगे तो 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं 11 नंबर सवाल पे। सवाल है मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 रुपए तथा 96,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजियों की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है साझा का, तो देख सकते हैं। तो जब पता है मोहित और सुमित, तो मोहित को m से कर लीजिए, यहाँ पर कर लेंगे, मोहित को कर देंगे m से और सुमित को कर देंगे s से। तो मोहित ने कितना लगाया, मोहित लगाया 74,000, तो 74,000 इधर कर दीजिए, और इस सुमित ने कितना लगाया 96,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि दो साझेदार हैं, उनके समय अलग अलग है, तो आपको अलग अलग समय का गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे T1 समय का गुणा कर देना, इसको समझ लेंगे T2 को समय का। ठीक है ना, एक्स वाई मान सकते हो आप, और ये अनुपात लगा दीजिए। अब 21 अनुपात में बदल जाएगा, 5:8 होना चाहिए इसका लाभ का अनुपात, तो ये आ जाएगा। तो आपको करना क्या, जो कटे वो काट लीजिए, 3 खत्म हो जाएगा, और ये 74 जब जाएगा तो ये देखिए 2 3 6 2 7 14 37 आ जाएगा, और 2 से कटेंगे तो 48 आ जाएगा, 96 काट देंगे। तो ये हमें आ गया, यहाँ से निकल के आ जाएगा कि 37 T1 बटे यहाँ पर कर देंगे 48 T2 बराबर क्या हो जाएगा, 5:8। ठीक है बेटा, आप इसको हल कर लीजिए, तो 8 6 48 हो जाएगा, और 56 6 30, और ये 37। तो T1/T2 बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं है, तो आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 37। तो 30:37 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। लिखा है पहली वस्तु का 18% छूट का मान दूसरी वस्तु पर 13% छूट के मान के बराबर है। दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। आप देख सकते हैं अंकित मूल्य, तो दोनों के अंकित मूल्य देख सकते हैं। एक को लीजिए, इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखिए, तो पहले अंकित मूल्य को MP1 कर देना, या फिर M कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। M1 कर सकते हो, या फिर M2 कर सकते हो। इसमें कर दीजिए 18 गुणा बराबर किसका हो जाएगा, 13 गुणा। बस इसको आपको हल कर लेना है। तो जो करे, तो जब आप अनुपातिक वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अनुपातिक वैल्यू करेंगे इंक्रीमेंट, तो उसके सामने वैल्यू लिखी रहती है। तो M1 अनुपात M2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और इधर हो जाएगा 18। बस इतना आपको करना है। ऑप्शन नंबर देख सकते हो कौन सा, ये 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। लिखा है 12 डिब्बों का औसत वजन 63 kg है। यदि 70 kg औसत वजन वाले 4 डिब्बों को हटा दिया जाए तो बचे हुए डिब्बों का नया औसत वजन कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है। आपको करना है कि 12 डिब्बे जब है तो 12 गुणा आपको क्या कर लेना है, समझ में आया। 12 का गुणा क्या कर देंगे, 63 से कर देंगे, तो 12 डिब्बों का कुल वजन निकल आएगा। तो 12 × 36 और 12 × 72, 72 और 3 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 75। तो ये आपका 756 kg आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, 70 किलोग्राम वाले 4 डिब्बों का हटा दे, तो 70 गुणा 4 में कर देना है इसमें, तो 4 7 28, तो 280, तो 280 kg ये निकला है। बस घटा दीजिए, तो घटाने पर 6 आ जाएगा, घटाने पर ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 में 2 गया आ जाएगा 4, तो 4 76 आ जाएगा। ठीक है ना। अब कितने डिब्बे बचे, कितने डिब्बे थे पहले, तो 12 डिब्बे थे। कितने डिब्बे हट गए, 4 डिब्बे हट गए, तो बचे 8। 8 का बस भाग दे देंगे। जब 8 का भाग देंगे तो देखिए 8 × 40, तो यहाँ बचेगा 7, और यहाँ पर 6, तो जब करेंगे तो 8 9 72। अब यहाँ पर अभी बचा है 4, तो 8 × 40, तो 0.5, तो 59.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। लिखा है एक बाइक 56 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक निश्चित दूरी को 16 घंटे में तय करती है। वह 64 किलोमीटर प्रति घंटे गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। कितना सिंपल सवाल है। यहाँ पर क्या है, समान दूरी को, तो दूरी सब समान है, तो यहाँ पर क्या करें, D = D पर रख दीजिए इसमें। तो D बराबर होता क्या, S × T, तो S और T दिया गया ये, तो 56 गुणते क्या कर देंगे 16, और यहाँ पर कितना है 64 गुणते कर देंगे T, यही पूछ रहा है तुमसे। तो 16 चौको 64, और 4 से काटेंगे 56 को, तो 14 बार, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। लिखा है राजू अपनी सामान्य गति के 3/4 से यात्रा करता है तथा दफ्तर अपने सामान्य समय से 24 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि राजू अपनी सामान्य गति से यात्रा करता तो उसके द्वारा अपने दफ्तर में पहुंचने के लिए कितना समय लिया जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। तो जब भी इस तरह के सवाल मिल जाए तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर एक तरफ लिख देना पास्ट और एक तरफ लिख देना प्रेजेंट, और यहाँ पर स्पीड का जो अनुपात होगा वो देखिए 3/4। तो पहले किस चाल चल रहा था 4 से, अब किस चाल चल रहा है 3 से, तो उसने चाल का जो अनुपात है वो 4 से 3 कर दिया। तो यह क्या हो जाएगा, तो आपको समय का अनुपात लिख लीजिए। तो समय का अनुपात, जब भी चाल का अनुपात दिया हो तो इन्वर्स करने पर समय का अनुपात बन जाता है। तो क्या बन जाएगा 3:4, कि पहले उसको 3 समय लग रहा था, अब लग रहा होगा 4 समय। तो कितना ज्यादा समय यहाँ पर लिया 1, यही 1 बराबर दिया गया। कितना समय ज्यादा लिया 24 मिनट। तो जब 1 बराबर 24 मिनट के, तो बस, तो पहले सामान्य गति से कह रहा है कि देखिए उसके द्वारा अपने दफ्तर में पहुंचने के लिए कितना समय लिया जाएगा। याद रहे लिखा है अपनी सामान्य गति से, तो सामान्य गति के यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब 1 की वैल्यू 24, तो 3 की वैल्यू 72,
72 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। लिखा है नीचे दी गई तालिका तक, देखिए चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। सवाल है नीचे दी गई तालिका एक देश के 5 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए चावल के उत्पादन तथा चावल की खेती के तहत क्षेत्र को दर्शाती है। ये डाटा दिया गया है और लिखा है वर्ष Y3 के लिए प्रति वर्ग मीटर की उपज क्या होगी। कितना सिंपल सवाल है, आपको Y3 के चेक करना है तो देख सकते हैं, तो Y3 क्लियर करना है तो Y3 के लिए क्या होगा 680, तो 680। अब यहाँ पर लिखा है 1000 किलोग्राम, तो 1000 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसमें। और यहाँ पर क्या लिखा है 150, क्या लिखा है 150। यहाँ पर चावल खेती तहत जो है 100 वर्ग मीटर में है, तो 150 में क्या कर देंगे 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, अब इसको हल कर लीजिए, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे और 15 से भाग दे दीजिए 680 को, तो 15 चौको 60 और 15 75, यार समझिए 45 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 आएगा तो फिर बचेगा 15 से 45, तो 45.33 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। लिखा है राम, सीता तथा सलमा एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 16,000 रुपए तथा 22,000 रुपए तथा 18,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 26,600 रुपए है तो राम का हिस्सा क्या है। कितना सिंपल सवाल है साझा। जब भी आपको साझेदार मिल जाए और उसमें समय पीरियड समान हो तो आपको जो अनुपात पूंजियों का होगा उसी अनुपात में आपको लाभ को बांट देना है। ठीक है ना, पता है, तो आपको करना क्या है, तो इस तरफ लिख देना, राम को R से, सीता को आप S से और सलमा को SS से लिख दीजिए। राम का कितना हिस्सा है 16,000, इसे लगाया तो राम लिख दीजिए, अनुपात डाल दीजिए। S यहाँ पे देखिए सीता कितना है 22,000 और यहाँ सलमा कितना है 18,000, कर दीजिए। अब जो कटे कट जाए, तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे सब, और यहाँ पर 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 18। ठीक है ना, अब इनको जोड़ दीजिए आप, जोड़ने से आप जोड़ेंगे तो 28 बनेगा और यही 28 बराबर दिया गया किसके 26,600, अनुपातिक योग 28 और ये 28 बराबर 26,600 के आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, राम का, क्या पूछ रहा है राम का हिस्सा, तो राम का अनुपात कितना है 8, तो 8 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 26,600 बटे 28 गुणते 8, आप इसको काट दीजिए 4 से, 4 दूनी 8 आएगा और 4 सते 28, 7 से ये खत्म हो जाएगा तो 7 तिरक 21 और यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर 56, तो 7 या 56 आ जाएगा, तो 7 बटे 56, तो 38 दूनी हो जाएगा 76, तो यहाँ पर आपका जो है 7600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल नंबर चलते हैं 18 में। लिखा है 3 गुणित 1500 भागित 40 प्लस 5 भागित 2/7 का 70 का मान क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, बोर्डमस का देखते हैं तो आपको पहले पता होगा, बोर्डमस का को पहले हल करेंगे, तो जब का को हल करेंगे तो 7 का भाग दे देंगे 70 से तो 10 आएगा और 10 गुणा 2 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, तो ये बन जाएगा 5/20, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4, तो इसका पूरा मान आ जाएगा 1/4 इतने का। ठीक है ना, अब जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 से 45, तो 450 बटे यहाँ पर आ जाएगा 4 और इधर का 450/4 और इधर का 1/4, इसको आपको जोड़ लेना है तो दोनों के हर बराबर सीधे जुड़ जाएगा, तो 451 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, तो 451/4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते 19 नंबर सवाल पे। लिखा है वरुण 75 वस्तुएं 3150 रुपए में खरीदता है तथा उनको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो जब हमें पता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ में बेचता है, तो जब 75 वस्तुओं का CP दिया गया है तो क्या 15 वस्तुओं को नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हैं। तो आप समझिए, तो 5 गुना यहाँ पर समझिए 5, तो यहाँ पर क्या करते हैं 15 का भाग दे देंगे 5 बार और 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 छक्का 30 और 5 3 15, तो 630 रुपये बन जाएगा। ठीक है ना, तो 15 वस्तुओं का मिल जाएगा 630, तो आप 3150 में अगर आप 630 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आप जोड़िए, तो यह हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, तो 3780 रुपये आ जाएगा। ये 3780 रुपये क्या आ जाएगा पता है आपको, ये आ जाएगा 75 वस्तुओं का SP। क्या आ जाएगा 75 वस्तुओं का SP, बस एक वस्तु का SP निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3780 में आप भाग दीजिए किसका 75 का। आप देख सकते हैं 75 पंचे आपको पता होना चाहिए, 375 होता है, तो 5 बार जाएगा। यहाँ पर 78 है, तो यहाँ पर 75 तो पहुँच गया, तो 3 आएगा, तो यहाँ पर 0, तो 50.4 आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे।
देखिए चलते हैं 20 नंबर सवाल पे लिखा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में यदि घनाभ का आयतन 1536 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH पता होना चाहिए, LBH है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर 1536 बराबर कर सकते हैं आप 4x गुणते 3x गुणते यहाँ पर 2x कर सकते हैं, 4x गुणते 3x गुणते 2x कर सकते हैं, गुणा कर दीजिए तो 1536 बराबर ये हो जाएगा 24x क्यूब। आप इसको 24 से काट देंगे तो 24 यहाँ पर 24 छक्का 100, यहाँ पर 44 होता है और यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 24 छक्का हो जाएगा 144 और 24 चौको 96। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 64 बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसका मतलब हमें ये मालूम हो जाएगा कि यूनिट डिजिट कितनी है, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लंबाई हो जाएगी 4 चौको 16, चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पर 4 3 12 और यहाँ पर ऊंचाई जो हो जाएगी 4 दूनी 8। तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2LB + BH + LH, इसी में रख दीजिए आप। तो 2 गुणते LB जब करेंगे तो इस पर गुणा कर दीजिए, 16 का 12 में गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। BH करेंगे तो 12 का गुणा 8 में करेंगे 12 × 96 आएगा। प्लस LH करेंगे तो 12 का 8 में गुणा कर देंगे 128 आ जाएगा। इसको सबको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 14 2 जो आएगा 16 आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो 9 2 11, 11 1 12, 12 और 9 जब जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 1 1 2 1 4, तो 416 बन जाएगा। और 416 का गुणा 2 में करेंगे तो 432 आपका आंसर हो जाएगा। 416 का गुणा कर देंगे 2 में तो 832 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 21 नंबर सवाल पे लिखा है एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज से स्वयं की 5 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कितना सिंपल सवाल है साधारण ब्याज का। देखिए जब भी आपको 5 गुना मिल जाए तो आपको करना क्या है, 5 गुना मतलब 500 100 कम कर दीजिए, जो आ जाए क्या आ जाएगा 400, बस जो आए वर्ष उसका भाग दे दीजिए, याद रहेगा। तो आपका आर निकल आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आर पूछेगा या टी पूछेगा, अगर आर पूछेगा तो टी दिया होगा और टी पूछेगा तो आर दिया होगा। तो जो दिया उसी का भाग दे देना इसमें 100 कम करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाग दीजिए तो 8 5 40 50% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। ये चलते हैं 22 नंबर सवाल पे लिखा है एक राशि पर 5वें वर्ष में 1200 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, यदि वार्षिक ब्याज दर 22.5% है तो छठे वर्ष का ब्याज क्या होगा। आपको देखना ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, लेकिन ये भी याद रखना है कि यहाँ पर 5वें वर्ष से छठे वर्ष मतलब 1 साल का गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है तो चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन लगेगा क्या साधारण ब्याज की वैल्यू। तो बस आपको 22.5% आपको क्या करना है, 22.5% आपको क्या करना है, निकाल लेना है और उसमें ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आपको क्या करना है, 100 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, 100 बराबर किसके 1200 के। तो जब 100 बराबर 1200 के होगा तो 1 बराबर हो जाएगा 12 के, किसके हो जाएगा 1 बराबर 12 के। तो आपको 22 यहाँ पर देखिए 122.5 बराबर निकाल लेना है। तो 122.5 गुणते 12 कर देना है। जब इसको हल करेंगे आप तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 और 12 दूनी 24 3 27 और 12 1 कम 12 और 2 जब जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा और दशमलव लगा देंगे तो 1470 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 23 नंबर सवाल पे लिखा है विभिन्न कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। ये चार्ट बना है, लिखा है कॉलेज C3 और C4 में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है। और C3 आपको पता होना चाहिए कि C3 ये है और C यहाँ पर देखो C4 का दिया गया है। तो इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है सबको। तो देखिए 339 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जोड़ने पर 339। और जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे तो 323 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 323। तो आपको क्या करना है, बस घटा देना है। तो 339 पे 323 जाएगा तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 24 नंबर सवाल पे लिखा है एक थैले में सफेद तथा पीली गेंदें क्रमशः 7:11 के अनुपात में है, यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है तो पीली गेंद कितनी है। तो कितना सिंपल सवाल है, अनुपातिक योग कितना है, 11 और 7 जोड़ देंगे 18, यही 18 की वैल्यू दी गई 108। जब 18 की वैल्यू 108 की दी गई है तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्या हो जाएगा 6 के।
एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 छक्का 108 होता है, एक की वैल्यू 6 की। पूछ रहा है पीली गेंद होगा, तो पीली गेंद को क्या है 11, तो 11 की वैल्यू दी गई है, तो 11 छक्का क्या हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 25 नंबर सवाल पे। सवाल है 5, 10, 20 का मासा क्या होगा। तो मासा आपको पता होना चाहिए कि मासा क्या है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें से देखिए कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5, 10, 20 को काट दे। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको आना चाहिए मासा। ठीक है ना, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम सबको।